नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन यूट्यूब चैनल गुरु आज्ञा क्लासेस में। कैसे हैं आप सभी? आप सभी का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम हिंदी व्याकरण का मॉडल पेपर संख्या 9 हल करने वाले हैं। तो सभी बिल्कुल जुड़ जाइए, चैनल से लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न संख्या 1 की ओर। प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न संख्या 1 में कहा गया है, जगदीश शब्द में कौन सी संधि होगी? जगदीश शब्द में कौन सी संधि होगी? तो देखो, स्वर होगी, व्यंजन होगी, विसर्ग होगी या इनमें से कोई नहीं होगी। तो देखो, जगदीश जो है प्यारे विद्यार्थियों, जगत प्लस ईश से मिलकर के बना है। जगत प्लस ईश से मिलकर के बना है। तो त के बाद अगर ई आता है, स्वर आता है, तो त थ द अपने ही तीसरे में परिवर्तित हो जाता है। तो त का तीसरा वर्ण क्या होता है? त थ और द। तो ये द हो गया। तो क्या बन गया? ज ग द में बड़ी की मात्रा का जोड़ी तो दी और ये श क्या बन गया? आपके जगदीश बन गया है। तो कौन सी संधि हो गई? आपके व्यंजन संधि हो गई, क्योंकि इसमें व्यंजन और स्वर मिलकर के एक नए वर्ण का निर्माण कर रहे हैं। क्या बन गया? व्यंजन संधि। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 में पूछा गया है, किस क्रमांक में सही विच्छेद है? वधु प्लस उल्लास का वधु प्लस उल्लास दे रखा है, तो वधु में जो मात्रा आती है वो बड़े ऊ की मात्रा आती है, इसलिए ये गलत है। पद्धति का पूछा है प्यारे विद्यार्थियों। किसका पूछा है? पद्धति का पूछा है। तो पद्धति में पद प्लस हति आता है, पद प्लस हति आता है, पद प्लस हति नहीं आता, इसलिए ये भी गलत है। कुलटा, कुल प्लस अटा। तो देखिए प्यारे विद्यार्थियों, इसमें कुल जो है उसके अंदर अटा दिया हुआ है, उल्टा में दिया गया है अटा। तो जो ल होता है, ल है, देखो ये आधा है, यहाँ लटा दिया गया है, तो पूरा कैसे हुआ? इसलिए गलत है। जलोर्मी, जल प्लस उर्मी, यह बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। क्या है? बिल्कुल सही संधि विच्छेद है। ओ का निर्माण हुआ है, ए के बाद ऊ आने से औ का निर्माण गुण संधि का नियम यहाँ कार्य कर रहा है। तो विकल्प संख्या 2 में प्रश्न संख्या 2 में विकल्प संख्या 2 जो है 4 जो है बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 में पूछा गया है, देवनागरी लिपि का विकास इस लिपि से हुआ है। कौन सी लिपि से हुआ है? क्या खरोष्टी लिपि से हुआ है, ब्राह्मी लिपि से हुआ है, फारसी से हुआ है या रोमन से हुआ है? तो देखो, देवनागरी जो है वह ब्राह्मी लिपि का ही क्या है? एक रूप है। ब्राह्मी लिपि से ही देवनागरी का विकास हुआ है। देवनागरी से संस्कृत भाषा का और संस्कृत से ही हिंदी का निर्माण हुआ है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 में पूछा गया है, महेंद्र में कौन सी संधि होगी? महेंद्र शब्द में कौन सी संधि होगी? तो इसका जो संधि विच्छेद है वह होता है महा प्लस इंद्र। महा प्लस इंद्र, आ के बाद ई आने से ए का निर्माण होता है। और ए का निर्माण किसमें होता है? बता दीजिए। ए और ओ का निर्माण होता है आपके गुण संधि में। किसमें होता है? आपके गुण संधि में। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 4 का बिल्कुल सही उत्तर है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 में क्या पूछा गया है विद्यार्थियों? अन्वेषण शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो अन्वेषण जो है देखिए अ और न आ रहा है, और यहाँ पर वह बना हुआ है, वह बनता है उ से। तो अनु प्लस वह में एक ही मात्रा है, एषण, ये बना हुआ है। अनु प्लस एषण उपसर्ग आपके पास आ गया। कौन सा है बताइए? अनु होगा कि अन होगा? बता दीजिए। विकल्प 1 जो है वह आपके सही उत्तर है। क्या है? अनु प्लस एषण से अन्वेषण का निर्माण हुआ है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हुए, किस क्रम में सही उपसर्ग नहीं लगा है? अभिष्ट में, उच्छ्वास में, आरोहण में या परीक्षा में? बताइए किसमें सही उपसर्ग नहीं लगा है? तो आरोहण नहीं होता, आरोहण होता है। क्या होता है? आरोहण। अ उपसर्ग यहाँ क्या होगा? आ होगा। यहाँ उत है, यहाँ अभी है, यहाँ पर है कि नहीं? इसलिए विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 6 का बिल्कुल सही उत्तर है। फटाफट से राधे राधे बोल दीजिए। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हुए, निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं लगा है? पूछा गया है उपसर्ग नहीं लगा है। अधिशासी में अधि उपसर्ग लगा हुआ है। प्रशंसा में कौन सा लगा है बताओ? विनाश में तो वी है, और प्रत्याशा में प्रति उपसर्ग है। प्रशंसा में क्या कोई उपसर्ग है? क्या नहीं है, यही मूल शब्द है। तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 7 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 8 की ओर बढ़ते हुए,
सैनिक शब्द में कौन सा प्रत्यय है? अब आपको पता है सैनिक शब्द जो बना है वह सेना से बना है, और सेना में अब इसमें देखो छोटी की मात्रा और क है तो इक, तो कौन सा प्रत्यय हो गया? इक प्रत्यय हो गया। कैसे बना? जब भी इक प्रत्यय जुड़ता है बताया हुआ है, जो प्रथम वर्ण में जो मात्रा होती है वो दीर्घ होती है, तो एक ही दीर्घ क्या होती है? अय होती है, और इस ए की मात्रा क्या होती है? डबल। तो से न है ना, इसमें एक ई प्रत्यय जुड़ गया, निक हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सैनिक हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 में पूछा है निम्नांकित में से कौन सा कृदंत प्रत्यय से बना है? देखो विद्यार्थियों क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सा जो है वह कृदंत प्रत्यय से बना है? कृदंत प्रत्यय से बना, दो होते हैं, एक तो कौन सा होता है आपके कृत होता है, और एक कौन सा होता है आपके कृदंत प्रत्यय होता है। तो देखो विद्यार्थियों कृदंत और कृत्य प्रत्यय, तो देखिए जो मूल धातु रूप से बनते हैं ना, किससे मूल धातु रूप से, उनको क्या कहते हैं? हम कृत्य प्रत्यय कहते हैं या कृदंत प्रत्यय कहते हैं, और जो दूसरे होते हैं उसको कहते हैं तदित प्रत्यय, जो संज्ञा विशेषण से बनते हैं। तो रंगीला, दुधारू और कृपालु ये संज्ञा से बने हैं, विशेषण से बने। लेकिन बिक से, बिक में आउ प्रत्यय, बिक में आउ प्रत्यय जुड़ने से इसका निर्माण हुआ है, तो ये कौन सा है? आपके कृदंत प्रत्यय कहलाएगा। तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 9 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 10 की ओर बढ़ते हुए मधुरिमा शब्द में प्रत्यय बताइए भाई, कौन सा प्रत्यय है मधुरिमा शब्द में? बताइए। मधुर शब्द है, मूल मधुर शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? देखो छोटी ई की मात्रा है, इमा, क्या हो गया? विकल्प 3 इमा प्रत्यय हो गया। मात्राओं का ज्ञान होना आपको अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हुए इसमें पूछा गया है किस शब्द में तत्पुरुष समास है? नीडर, लंबोदर, तुलसीकृत, सज्जन। तो देखो तुलसीकृत है, आपको पता है बिल्कुल, तुलसी के द्वारा रचित होता है, कौन सा हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। क्या हो गया? तत्पुरुष समास हो गया। उदाहरण है, उदाहरण अगर आप बार बार अभ्यास करते हो तो आपको उदाहरण भी याद हो जाते हैं कि ये उदाहरण तो इस समास का है, यह उदाहरण इस संधि का है, यह उदाहरण इसका है। आता है, होता है कि नहीं होता? याद हो जाता है। इसलिए कहते हैं ना कि बार बार अभ्यास करना रहना चाहिए, विद्यार्थी के लिए अभ्यास बहुत आवश्यक है। प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हुए, और प्रश्न संख्या 12 में पूछा है अन्याय में कौन सा समास है? अन्याय में, अब देखो यहाँ पर तत्पुरुष है, द्विगु है, अव्ययी भाव है या द्वंद्व है, तो अधिकतर बच्चे अन्याय को देखकर अव्ययी भाव करने की कोशिश करेंगे। तो बता दो यहाँ पर नंज तत्पुरुष समास है, क्योंकि अन्य अ प्लस न्याय, न्याय नहीं या न्याय रहित है, क्या हो गया? वह अन्याय, जिसमें नकारात्मकता हो, रहित हो, बिना हो, वह कौन सा होता है आपके प्यारे विद्यार्थियों? तत्पुरुष का नंज तत्पुरुष एक भाग है। तो विकल्प संख्या 1 जो है आपके अन्याय वाले में सही उत्तर होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 में पूछा है आशातीत में कौन सा समास है? आशातीत में कौन सा समास है? बता दीजिए मुझे, कौन सा समास आएगा आशातीत के अंदर? बता दीजिए भाई। बहुव्रीहि आएगा, द्वंद्व आएगा, द्विगु आएगा या तत्पुरुष आएगा? बता दीजिए। तो आशातीत होता है आशा से दूर, आशा से दूर, ये क्या होता है? आशातीत से आ रहा है, कौन सा होगा? तत्पुरुष समास होगा। कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। कारक चिन्ह आ गया, पहचान होनी चाहिए। प्रश्न संख्या 14 की ओर बढ़ते हुए किस क्रम में सेना का पर्याय है भाई? बताओ किस क्रम में सेना का पर्याय है? सेना का पर्याय अरि यानी तो शत्रु होता है, विभा सुबह को, पुंज प्रकाश को, चमू जो है सेना का पर्यायवाची किसका? देखो इसके अलावा सेना के पर्यायवाची क्या होते हैं? अन्नी होता है, दल होता है, कटक होता है, फौज होता है ना, सैन्य होता है, एक वाहिनी नाम सुना होगा आपने, वाहिनी भी सेना का ही क्या है? पर्यायवाची। तो ये चमू जो है, माफ कीजिएगा, चमू जो है यह भी क्या है? आपके सेना का ही पर्यायवाची शब्द है। प्रश्न संख्या 15 में पूछा गया है किस क्रम में मछली का पर्यायवाची नहीं है भाई? चिकुर मछली का ही पर्यायवाची है, मकर भी है, अंडज, मत्स्य, मत्स्य तो अंडज क्या कहते हैं? वे पक्षियों को कहते हैं जो क्या कहते हैं? अंडे देते हैं, है ना, इनको कहते हैं अंडज। किसका पर्यायवाची है? पक्षियों का है। तो विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 15 का क्या है? बिल्कुल सही पर्यायवाची है। प्रश्न मतलब अलग है, माफ कीजिएगा, अलग है। प्रश्न संख्या 16 है। 16 में क्या पूछा है? किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? किस क्रम में सही पर्यायवाची नहीं है? तो बताइए प्यारे विद्यार्थियों। देखो अलंकार, आभूषण, भूषण, गहना, ये सही है।
आंसू का देखिए नयन, तारिका नीर, तारिका नीर है लेकिन नयन तो आंख का होता है भाई, किसका होता है, आंख का होता है, तो यही आपके क्या है, सही पर्यायवाची। बाकी अगले देखिए इष्ट का वांछनीय अभिप्रेत सही है, आडंबर का ढोंग, ठकोसला या पाखंड सही है। तो विकल्प संख्या 2 जो है उसमें जो नयन आने से वह पर्यायवाचियों का सही युग्म नहीं बनता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 में पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध है, सभी शब्द शुद्ध है। तो देखो युधिष्ठिर नहीं होता, युधिष्ठिर होता है, ये तो गलत हो गया। व्यापारी और अतिशयोक्ति, तो अतिशयोक्ति जो होता है ना प्यारे विद्यार्थियों, तो अतिशयोक्ति में आप देखेंगे ये मात्रा जो होती है बड़ी की नहीं होती, छोटी की होती है, इस प्रकार लिखते हैं, अतिशयोक्ति इस प्रकार होती है, तो यहाँ यह शुद्ध हो गया। अत्याधिक और जीवा, क्या आ गया, अत्याधिक और, तो अत्यधिक होता है ना, तो यह भी गलत हो गया। स्वातंत्र और क्षणमुख, विकल्प 4 जो है वह आपके बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल शुद्ध लिखे हुए हैं, तो इनको ध्यान रख लीजिए जब यहाँ पे हल कराए तो आप अशुद्ध शब्दों को भी देखें, शुद्ध को भी देखें, ताकि दोनों को आपका पता रहे। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 18 की ओर, और इसमें पूछा गया है मूक का विलोम होगा, मूक शब्द का विलोम क्या होगा, मूक का जो बोल नहीं सके, हास नहीं, शाप नहीं, लोह नहीं, वाचाल यानी अत्यधिक बोलने वाला या बोलने वाला। तो विकल्प संख्या 4 जो है प्रश्न संख्या 18 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ते हुए प्यारे विद्यार्थियों, संतोष का विलोम शब्द है, क्या होगा, असंतुष्ट होगा, निसंतोष होगा, असंतोष होगा या असंतोषी। तो संतोष का तो असंतोष होगा, संतुष्ट का असंतुष्ट होगा, ये तीनों ही गलत है। असंतोष विकल्प संख्या 3 जो है प्रश्न संख्या 19 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हुए, और इसमें पूछा गया है प्यारे विद्यार्थियों, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं, व्याकरण, आचार्य, व्याकरणीय या वैज्ञानिक। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ध्यान रखना, जो व्याकरण जानता है या व्याकरण पढ़ाता है उसे व्याकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, व्याकरण। विकल्प 1 को ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। हाँ, ले लिया भाई स्क्रीनशॉट। चलो बढ़ते हैं अगले प्रश्न संख्या 21 की ओर। प्रश्न संख्या 21 में पूछा गया है, सब कुछ जानने वाले के लिए उपयुक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द का है कि जो सब कुछ जानता है उसे क्या कहेंगे, जानकार कहेंगे, सर्वज्ञ कहेंगे, बुद्धिमान कहेंगे, आज्ञ कहेंगे। तो सर्वज्ञ, ज्ञ यानी जानना, सर्वज्ञ यानी सब कुछ, तो सब कुछ जानने वाले को क्या कहेंगे, हम सर्वज्ञ कहेंगे। तो विकल्प संख्या 2 जो है प्रश्न संख्या 21 का सही उत्तर है। 22वें प्रश्न में पूछा गया है, अन्न और अन्य यह 2 शब्द है, इन शब्द युग्मों का सही अर्थ भेद का चयन कीजिए। 4 विकल्पों में से कौन सा है, तो अन्न का तो अनाज होता है, ठीक है, एक तो इसमें है और एक इसमें, एक इसमें, यानी ये वाला गलत। अन्य का अतिरिक्त होगा क्या, या दूसरा होगा, या तीसरा, तीसरा नहीं होगा, बात है अतिरिक्त या दूसरा, तो इसका अर्थ अतिरिक्त नहीं होगा, अतिरिक्त तो जो रखा हुआ है वह होगा, अन्य का अर्थ होता है हमेशा दूसरा, क्या होता है, दूसरा। तो विकल्प संख्या 3 जो है वह प्रश्न संख्या 22 का आपके सही उत्तर है। 23वें प्रश्न में पूछा गया है, अवधि शब्द का अर्थ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अवधि क्या है, तो देखो 2 तरह से अवधि लिखा जाता है, एक तरह तो ये वाला और एक तरह लिखा जाता है जिसमें छोटी की मात्रा आती है। तो ये छोटी की मात्रा तो किसको बताता है, समय को बताता है, और जिसमें बड़ी की मात्रा होती है वो क्या बताता है, एक प्रकार की भाषा को। अवधि की भाषा को क्या कहा जाता है, अवधि कहा जाता है। बड़ी की मात्रा जो होती है वह भाषा होती है, छोटी की मात्रा होती है वह समय को बतलाता है। तो विकल्प 1 जो है प्रश्न संख्या 23 का बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 में पूछा गया है, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही का चयन कीजिए। एक तो अली दिया है और एक अली दिया है, पिछली कक्षा में हमने इसके बारे में पढ़ा था। छोटी की मात्रा है उसमें क्या होगा, भौरा होगा, क्या होगा, भौरा होगा, और जिसमें बड़ी की मात्रा उसमें क्या होगा, सखी होगा। अब देखो भौरा और सखी दोनों विकल्प 3 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, आ रहे कि नहीं, तो विकल्प 3 क्या है, आपकी बिल्कुल सही उत्तर है। क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 25, किस क्रमांक में सभी अशुद्ध शब्द है, भाई सभी अशुद्ध शब्द पूछा है। अंतर साक्ष्य होता है कि अंतर साक्ष्य होता है, द्रष्टव्य षष्ठ होता है, अंतर ध्यान होता है ना, अंतर ध्यान। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, मैत्रिक सही है, सुश्रूषा सही है, मंत्रिमंडल और अंतरराष्ट्रीय ये तो शुद्ध है। लब्ध, प्रतिष्ठित, सन्यासी भी सही है, लघुत्तर, दुरावस्था सही है। श्रृंगार, अधोपतन, पुरवलोकन, आशीर्वाद है ना, तो सभी अशुद्ध पूछा है, तो ये आशीर्वाद है ना, ये गलत है। यहाँ पे श्रृंगार यहाँ पे गलत है, लेकिन सभी अगर देखेंगे तो अंतर साक्ष्य, क्योंकि इसमें अधपतन होता है, पुरवलोकन,
तो आप देखेंगे इसके अंदर कौन सा है, जो विकल्प एक है वह पूरा ही गलत है। अंतः साक्ष्य होता है ना, दृष्टिकोण होता है, द्रष्टव्य, षष्ठ होता है और अंतर्ध्यान होता है। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 26 की ओर। 26 में पूछा है किस क्रम में अशुद्ध वर्तनी है भाई बताओ, इंदिरा में, उद्योग में, अधीन में या क्षिति में। तो देखो इंदिरा नहीं होता, इंदिरा होता है। क्या होता है प्यारे विद्यार्थियों, इंदिरा होता है। तो अशुद्ध वर्तनी क्या हो गया, विकल्प एक हो गया। 27वें प्रश्न में पूछा गया है कौन सा तत्सम है निम्नलिखित में से, कुंवारा, कूप, कुल्हाड़ी, काठ। तो देखिए कूप जो है वह क्या है आपके तत्सम, क्योंकि तद्भव इसका क्या होता है, कुआं बहुत ही आसान सा है ये, इसलिए फटाफट से हमने इसको बता दिया है। तो विकल्प 2 जो है प्रश्न संख्या 27 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 28 की ओर बढ़ते हुए निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव है, तद्भव पूछा है भाई, अमीय है, उल्लुक है, इष्टिका है या कुपुत्र। तो उल्लुक तो उल्लू, इष्टिका ईट और कुपुत्र का कपूत, यानी तीनों तो तत्सम है आपके, क्या है तत्सम। शेष बचा अमीय, तो अमीय क्या है, तद्भव है। अब बात आती है, तद्भव है, बात आती है कि इसका तत्सम क्या है, तो अमृत होता है। क्या होता है, अमृत अमीय का तत्सम रूप होता है। प्रश्न संख्या 29 में पूछा गया है काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, उपयुक्त लोकोक्ति क्या है। का वर्षा जब कृषि सुखाने, ए पापी सारी नाव डुबाता है एक पापी, नहीं विशु बेल अमीय फल पूरे, या अब पछताए होत क्या जब चुड़िया चुग गई खेत। बिल्कुल सही है, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करने से कोई अर्थ नहीं होता है। तो विकल्प 4 जो है प्रश्न संख्या 29 का सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 30 में पूछा गया है काठ का उल्लू होना, बुरे आचरण वाला, अत्यंत मूर्ख, उल्लू के समान दिखाई देने वाला या काठ की तरह शुष्क होना। तो काठ का उल्लू होना कहते हैं अत्यंत मूर्ख व्यक्ति को। किसको कहा जाता है, अत्यंत मूर्ख व्यक्ति को। तो प्यारे विद्यार्थियों आज की कक्षा में मॉडल पेपर 9 हमने हल किया, 30 प्रश्नों को हल किया। आपने अपने आप को एक तरह से परीक्षा में इन्वॉल्व किया कि हाँ आप पेपर दे रहे हैं, आपने अपने उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखे, आपको यह आकलन हुआ कि आपको कितनी और तैयारी की आवश्यकता है ना। तो हम लगातार हमारे साथ बने रहिए। गुरु आज्ञा क्लासेस आपको आपके लक्ष्य की प्राप्ति कराने के लिए ही है। हमारा जो ध्येय वाक्य है ना वह क्या है, जागो और अपनी क्षमता को पहचानो। भगवान ने सब में बराबर बुद्धि दी है, सोचने समझने की शक्ति दी है। हम किस ओर उसको ले जा रहे हैं, किस ओर ध्यान दे रहे हैं, ये हम पे डिपेंड करता है। इसलिए लगातार जुड़े रहिए, कक्षाओं को लेते रहिए, हम सदैव आपके साथ हैं। मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए राधे राधे। धन्यवाद प्यारे मित्रों, धन्यवाद।